हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमको यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करना है और मैंने आपको सुबह में भी बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में जीएस का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है क्योंकि काफ़ी ब्रॉड होता है। और अगर आपने बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछा है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया ना, तो फिर चाहे आप 1 to 5 में बैठें, 6 to 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में, सभी में काम आएगा। आज की ये जो क्लास है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पर आएगा, जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, ये आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 उसी में बीपीएससी के द्वारा ही बनाया गया। ये लेटेस्ट ही आपका 2023 में जो पेपर हुआ है ना, वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि 120 तक के क्वेश्चंस हमको डिस्कस करना है, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है कि वन लाइनर टाइप के होते हैं, आता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का भी काम नहीं आएगा। ये आपका सीटेट तो है नहीं कि पेडागोजी में आपको ट्रिक्स लगानी है, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से क्लासेस चल रही हैं, कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी है एंड स्क्रीन पे मिलेगा, आप उसे जरूर देखें। 17 मिनट की है, आज की क्लास लेट हो सकती है। और इसके बाद से जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एससीईआरटी के भी हमको क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो वो भी पीडीएफ मैं बना रही हूँ, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो भी ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना, ये बाइलिंगुअल है। यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में रहेगा, नीचे आपको हिंदी में मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस बीपीएससी डिजाइन ही करता है। तो यहाँ पर आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन तो यहाँ पे कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपका पेडागोजी है नहीं, जीएस है, फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोक। जो धातु निष्कर्षण होता है ना, उसमें उपयोग किसका करते हैं, पेट्रोलियम और कोल तार का नहीं, हम कोक का करते हैं, ठीक है। तो 47 का ए हो जाएगा। 48 देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, ये बताइए। पीला है कि बैगनी है कि नीला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तित की इंग्लिश में आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। रिफ्रैक्ट्स होती है ना, जो कलर्ड लाइट होता है, दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज वॉयलेट, ठीक है। तो 48 का आपका बी हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में बैगनी बोलते हैं। चलिए 49 नंबर का देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के। तो ये आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई के, सी। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए तो आप लिख भी सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस आंसर आपको, मान लीजिए कि जैसे आपने कोई टेस्ट दिया हो तो वहाँ से एनालिसिस जरूर करना, इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपकी कितनी गलती हो रही है। जैसे अभी हम 120 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप उसमें से स्कोर बताना। मान लो आपके नंबर 90 आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, तो अच्छा नंबर है। बट अगर किसी का नंबर 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाली, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी ना, ऐसे ब्राउन कलर की होती है, जहां पे हम ऐसे रगड़ के ऐसे जलाते हैं। तो रगड़ने वाली जो सतह होती है उस पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जैसे ऐसे बर्न रगड़ते हैं तो वो जल जाता है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, वहां पर होता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 51 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अल्कोहल जो है वो पेय के लिए उपयुक्त है, ठीक है। मेथनॉल, हेक्सनॉल, एथेनॉल। तो जो अल्कोहल होता है उसमें क्या चीजें होती है, इसमें से कौन सी तीनों में से पीने के लायक होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, एथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल पेय के लिए क्या उपयुक्त है, एथेनॉल। तो हमारा 51 का सी हो गया। 52 देखिए, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, क्या चीज होगा इसमें, उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा उसका कैलोरी मान। तो किसी भी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 53 देखिए, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय जो टिन की परत चढ़ी होती है, आपने देखा होगा कि जो टिन की परत चढ़ी होती है वो क्यों चढ़ी होती है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है ना, क्योंकि जो टिन की तुलना में जो जस्ता है ना वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए, ठीक है। और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि टिन की तुलना में महंगा है या फिर काफी गलनांक इसका अधिक होता है, नहीं। जो भी खाने के डिब्बों पे आपने जस्ता के बजाय टिन की परत इसीलिए देखी है क्योंकि टिन के कंपेयर में जो जस्ता होता है वो काफी अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए वहां पर आपको टिन की परत चढ़ी हुई दिखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी, ठीक है। चलिए, ये बीच बीच में इन लोगों ने क्या किया ना, साइड साइड हिंदी इंग्लिश नहीं ये पेपर बनाते हैं, ये ऊपर इंग्लिश रखते हैं और नीचे हिंदी रखते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं।
54 देखिए, निम्न में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? खंडक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, एक से अधिक कोई नहीं। तो नहीं पे ध्यान दे दीजिएगा आप, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चंस काफी गलत हो जाते हैं। तो पारंपरिक सिंचाई की कौन सी इसमें से पद्धति नहीं है, मतलब जो पहले होता आया है। तो आपको भी पता है कि ड्रिप प्रणाली जो है ये आज की प्रणाली है, आज की पद्धति है, ये पारंपरिक सिंचाई नहीं है, आप भी जानते हैं। ड्रिप आपने देखा होगा ना, वो जैसे शावर वाले, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उससे वेस्ट भी नहीं होगा और वो काफी अच्छे से आप प्लांट्स वगैरह को पानी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। 55 देखिए, मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मुझे लगता है कि ये तो सभी को पता होगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, एक से अधिक कोई नहीं। तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, मानव गुर्दे की कोशिका की बात हो रही है, उसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जोड़ा। अब गुणसूत्र नाम आते ही सोचते हैं कि 2 जोड़ा तो हो ही सकता है, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जोड़ा, ठीक है। 56 देखिए, मानव जो कान है उसका श्रवण परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम या फिर उससे अधिक, बताइए। तो आप भी जानते हैं कि जो मानव कान का जो श्रवण परास, इसको मैं इंग्लिश में एक बार दिखा देती हूं ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, मतलब हम कितना सुन सकते हैं। लेस देन तो होगा नहीं, ना ही मोर देन होगा, मतलब जो हमारा जो कान है वो कितना रेंज तक सुन सकता है। और ये हम बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। साइंस का क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। ये साइंस में काफी आई थिंक 6 to 8 की एनसीईआरटी में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से यहां पर देखिए 57, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, एक से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो आपका 57 का हो जाएगा ए। आपको भी पता है कि सबसे अधिक जो उच्चतम ऊर्जा होती है वो नीला प्रकाश में होता है, ठीक है। 58 देखिए, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल लेड होता है आपने देखा होगा स्लेटी कलर का, उसमें क्या चीजें यूज होती हैं? ग्रेफाइट, ठीक है। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में सोशल साइंस का, तो वहां पर मैंने ये चीज आपको बताई भी थी, जब ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे थे कि जो ये हमारी पेंसिल है और ये आपको ऐसा हल्का ग्रे कलर में दिखता होगा, ठीक है, इस कलर में, ये देखिए। तो ये किस चीज का बना होता है, किस पदार्थ का? ये हमारा ग्रेफाइट ही तो होता है। यही चीज यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस तो काफी आसान पूछे हैं अभी। प्रकाश के किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है, 60। सो ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमानुकुंचन, एक से अधिक या कोई नहीं, बताइए। तो जो आहार नली होती है उसकी दीवारों का जो संकुचन और उसकी जो विस्तार की गति होती है ना, उसको कहते हैं क्रमानुकुंचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो 60 का आपको याद रखना है कि इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्रमानुकुंचन इंग्लिश बता देते हैं भाई, क्योंकि काफी टफ हिंदी लिखी हुई है, जिसे आप बोलते हो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो 60 का आपका हो जाएगा सी। चलिए, 61 देखिए, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला, सेरिब्लम, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि जो मस्तिष्क है हमारा, उसके कौन सा भाग जो है ना वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर? कौन सा पार्ट जो है ना वो कंट्रोल करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको भी पता है कि वो हमारा पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। ये इंग्लिश में है और इसकी हिंदी आपको नीचे देखने को मिलेगी। अभी हम जहां पे डिस्कस कर रहे थे, ये रहा पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम। ये जो है मस्तिष्क का जो है ये वाला जो भाग है ना, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, सी। 62 देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन, रोलिंग, स्थैतिक। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा है ना जो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? और ये सारे क्वेश्चंस अभी आपका जो एग्जाम हुआ है ना बीपीएससी टीआरई 2, उसी में पूछा हुआ है।
तो बताइए 62 का आपका कौन सा राइट होगा? तो वो हो जाएगा हमारा बी, रोलिंग घर्षण। तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण। और आप सभी के सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। कल बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आप एक बार पहले जीएस का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करा दीजिए, फिर आप एससीईआरटी, और आप लोगों का डिमांड है कि एससीईआरटी कि पूरा कंटेंट एंड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें आपको हर दिन चाहिए, तो मतलब 2 क्लास, तो वो भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए 62 का कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा हमारा बी, रोलिंग घर्षण। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1000 लाइक्स का टारगेट है आज, ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत लगती है, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ज़्यादा क्लासेस दे सकूँ। ठीक है, तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है रोलिंग घर्षण। ठीक है, चलिए बीच बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि ये रहा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है बताइए? तो वो है के सीतारमन। ठीक है, अध्यक्ष वगैरह ना पढ़ लेना, मैंने कल बोला था ना कि जो भी चीज़ें नए नए में हो कि किसके अध्यक्ष कौन है, बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो नाबार्ड के हैं के सीतारमन। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं अलका मित्तल, ये भी नाम आपको याद रखना है, इस बार भी पूछेगा। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, ये बताइए, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, नाम याद रखना क्योंकि इस बार भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। एंड जो 5वीं जो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, ये भी आपको याद रखना है, 3167, 3167। ये जो है 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। ठीक है, 3000। ये देखो पूरा आपको 3000 के ही अप्रोक्सीमेट नंबर लिखा है, तो अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट आपको नंबर याद रखना है कि कितने हैं, 3167। नहीं तो कंफ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शन ही बनाया है वैसा। तो ऑप्शन नंबर ए। 2022 की घटना बिपरजॉय, ये क्या है ये बताइए? ऐसी जो भी रिसेंट में घटनाएं होंगी वो आपको पढ़ना है। तो ये क्या था? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, जो बिपरजॉय है वो था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सी। अब मध्याह्न भोजन का नाम भी बदल चुका है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। मध्याह्न भोजन का नाम क्या है? कंफ्यूज करने के लिए आप देखो लिखा है पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना। इन्हीं दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर नेशनल पोषण योजना। चलो 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, बट 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन अभी भी है। तो याद रखिएगा मध्याह्न भोजन योजना में जो ये मध्याह्न भोजन योजना है, इसके नाम जो भी इसका नया नाम है उसमें मध्याह्न होगा ही नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम है। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, क्योंकि बहुत सारे लोग मध्याह्न की वजह से ना ये मध्याह्न वाला टिक कर देंगे, बट ये नहीं है। तो याद रखिएगा मध्याह्न भोजन का नाम है पीएम पोषण योजना। ठीक है, 69 देखिए, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कोई भी नहीं है। आप मुझे बताओ जो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था उस जगह का नाम बताओ, क्योंकि ये ना तो भागलपुर है, ना मुंगेर है, ना पटना है, तो हम जाएंगे ई के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट करो, नहीं पता हो तो गूगल करो, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन कौन है? ये तो काफी सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हुआ था। पल्लवी ठाकुर, मैथिली मिश्रा, या फिर पल्लवी ठाकुर, मैथिली मिश्रा, या फिर मैथिली ठाकुर। दोनों नाम एकदम बस थोड़ा बहुत फर्क है। तो आप भी जानते हैं कि जो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई थी बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन ही है मैथिली ठाकुर। सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 71 पे चलते हैं, और ये क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांस होते हैं। जल जीवन मिशन जो मिशन थी उसकी सकल बजट राशि कितनी थी? तो वो था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाकी के सारे ऑप्शन भी आप देखिएगा ध्यान से, एकदम से क्लोज का रखते हैं। 70,000 करोड़, 72,000 करोड़, 75,000 करोड़, तीनों, एक से अधिक एक कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, पहला ही होगा 70,000 करोड़। ये इतना इसकी बजट राशि है। ठीक है, सकल बजट राशि है। चलिए 72 देखिए, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन। तो क्लस्टर आधारित जो गांव थे ना, उसका विकास की जो योजना था उसका नाम क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो वो था, कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी लगा देंगे, बट नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये इसका नाम था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 73 देखिए,
द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। बीपीएससी चेयरमैन सर का जो विदाई समारोह था उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि देखो अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, मतलब लूसेंट को उन्होंने बोला कि लूसेंट से पढ़ के नहीं होगा, अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। उन्होंने क्लियर बोला है, तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी होगी और एससीईआरटी, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो खुद बोल चुके हैं। तो 73 का आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो शेखर पाठक, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। ठीक है, चलिए, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार आपने याद किया होगा। 4 जनवरी, 4 जनवरी विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 75 में आ जाइए। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई, या फिर 25 दिसंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ। तीनों ही ऑप्शंस एकदम क्लोज के रखे गए हैं, तो आप या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो भारत जो गौरव पर्यटक रेलगाड़ी है इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो तीनों के तीनों सही है, एक से अधिक। ठीक है, इसीलिए यहां पर एक ऑप्शन रखा गया है डी, तो हम जाएंगे डी के साथ। 76 देखिए, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने डीएनए का डाटाबेस रख लिया है? वो राज्य बताइए। वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो डीएनए का डाटाबेस रखने वाला पहला स्टेट बन चुका है भारत का। चलिए, और अभी देखो 2024 में ही आपका पेपर है, 6 महीने पहले का करंट अफेयर आता ही है, तो टीआरई 2 वाले करंट अफेयर आपके उसमें काम आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। जैसे कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, एक से अधिक कोई नहीं, बताइए। तो आपको भी पता है कि जो आसियान है 2023 इसका शिखर सम्मेलन का जो आयोजक देश है वो है इंडोनेशिया। तो 77 का आपका हो जाएगा सी। 78, 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है और वो है जर्मनी। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 79, यहां से हमारा ज्योग्राफी बीच बीच में आपको मिलेगा। सूर्य क्या है? पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको भी पता है कि सूर्य भी एक स्टार है, बट कौन सा स्टार है? तो उसको हम पीला तारा बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? अब ये दोनों ऑप्शंस में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इसलिए होगा कि आपको लगेगा कि यार 180, 181 इसी में से कोई होगा, क्योंकि एकदम क्लोज का रखा गया है। कई बार आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, कहीं पर कुछ गलत भी लिख देता है 181, बट इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोब पर जो 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई अक्षांश रेखाएं होती हैं वो होता है 179। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इन दोनों का आपको बताया, क्योंकि मोस्टली जगह पे मैंने देखा है गलत लिखी हुई है किताबों में भी। तो राइट आंसर याद रखिएगा, 80 का ए हो जाएगा, 179। 81 देखिए, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर, 150 या फिर 30 मीटर, बताइए। तो जो कोसी मैदान है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपसे पूछ रहा है और वो है 30 मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। 82 देखते हैं, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 82 का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है तो वो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका 83 है, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एनकल्चरेशन, एक्लचरेशन, या फिर कल्चरल रेल्म, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 83 का बताइए। जो 2 समुदाय हैं उसके जो मध्य सांस्कृतिक संपर्क है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो उसको कहते हैं एक्लचरेशन। एक बार इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, हिंदी में काफी डिफिकल्ट लिखा हुआ है। 83 देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं,
कल्चरेशन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर बस कल्चर, जो हम कल्चर होता है उसी के आगे इसने ए लगा दिया, तो ए कल्चरेशन। ठीक है, इंग्लिश काफ़ी आसान है, तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से देख भी सकते थे कि कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज, मतलब जो दो, एक ये कम्युनिटी है कोई भी, और इन दो कम्युनिटी के बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ए कल्चरेशन। ठीक है, सी और ए गलत है, बस हमारा बी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब भी आपको हिंदी में कुछ भी टफ लगे एक बार इंग्लिश जरूर देखना, क्योंकि इंग्लिश से ना एलिमिनेशन काफ़ी आसान हो जाता है, साथ में हिंदी वर्ड थोड़ा सा टफ रहता है समझने के लिए भी। तो 83 हो गया। 84 देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो वो है बेगूसराय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। साथ में आप मुझे प्लीज़ बताना कि आप ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, आप में से कितने लोग बिहार के हैं और बिहार से बाहर के कितने लोग हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और किस जिले के हैं। टेहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है, बताइए। तो आपको भी पता है संभववादी विचारधारा से संबंधित है, जो टेहरी बांध परियोजना है वो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। 86 देखिए, इनमें से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, पोडू, पेंडा, बेवार। तो कौन सी उड़ीसा की जो है ना वो स्थानांतरणशील कृषि है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको भी पता है पोडू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 87 देखिए, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है, किजसी। जो बलूचिस्तान है उसमें जो चलवासी होते हैं ना, उनके तंबू को हम किजसी कहते हैं। तो ये गलत नाम तो याद ही मत रखना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बस याद रखो किजसी कहते हैं उस तंबू को। सो ऑप्शन नंबर ए। 88 देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा। मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, इसमें से कहां पर रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपका होगा भागलपुर। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा होगा रेशमी वस्त्र का उत्पादन। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, या फिर स्थिर रहता है। आप मुझे बताओ, जब जनसंख्या घटेगा जो, तो मानव भूमि जो अनुपात है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि घटा है तो घट जाएगा, नहीं, बढ़ता है मानव भूमि अनुपात। ठीक है, बी हो जाएगा। 90 देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो 90 का सी, मुजफ्फरपुर। चलिए 91। अब यहां से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। ये क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं, तो ग्वालियर से, मेरठ से, जगदीशपुर से, बताइए। तो कुंवर सिंह जो हैं वो जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, WC बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ये बनर्जी दो जगह पे आ गया है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही अब। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात हो रही है ना 1876 में, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो 92 का हमारा हो जाएगा सी। 93 देखिए, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, विदेश की बात हो रही है, और ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका आंसर तो सभी को पता होगा। मैडम भिकाजी कामा, इन्होंने ही विदेश में हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे तिरंगा को सबसे पहली बार फहराया था विदेश की धरती पे, सोचिए। और इनका नाम ही है मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, बी। चलिए 94, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल। तो जो अबुल कलाम आजाद हैं उन्होंने किस पत्रिका को संपादित किया है, वो उसका राइट आंसर क्या होगा, अल हिलाल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। ये सारा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि टॉपिक ही है आपका। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, नारायण जी, या फिर कर्पूरी ठाकुर। तो आपको भी पता है कि जो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के जो लेखक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
96 पे चलते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? जो ऑल इंडिया किसान सभा हुई थी उसका जो पहला अधिवेशन था उसमें नरेंद्र देव जी थे, सहजानंद सरस्वती या फिर संपूर्णानंद? बताइए। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, सहजानंद सरस्वती। और ये बहुत कम जगह आपको किताबों में ये पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, चाहे आप यूपीपीसीएस देख लो, चाहे आप बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती जी अध्यक्ष थे। ठीक है। 97, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? बताइए। तो वो हुआ था 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय जो है 1940 में स्थापित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। 98 देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? मतलब जब लास्ट जो समय था उसमें इनके पास कौन सा विभाग था? वित्त का था, रक्षा या फिर खाद्य एवं कृषि? तो आप भी जानते हैं कि अंतरिम समय पे इनके पास जो विभाग था उसका नाम था खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? बताइए। और ये तो आप रट लेना प्लीज, 1927। याद रखना कि 1927 में जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, 1927। और बीपीएससी के क्वेश्चंस पैटर्न को देखो भाई, कितना क्लोज का ऑप्शन रखा है, 23, 25, 27। तुक्का भी काम नहीं आएगा। तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, प्लीज याद कर लो, 1927। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर का। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ये आपसे पूछ रहा है। बायकॉट, हड़ताल, शोक? तो आप भी जानते हैं इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल का विभाजन हो गया था भाई, तो शोक तो मनाएंगे ही ना, तो शोक। ठीक है। 101 देखिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो पूछ रहा है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके ड्यूरेशन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तो वो है आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 102 देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? और ये स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि वो काफ़ी बार चिट्ठी भेजे थे महात्मा गांधी जी को, बट महात्मा गांधी जी नहीं आ रहे थे, फिर वो खुद उनको लेने गए। ये सारी कहानी आपको पता ही है, और वो है हमारे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इनका नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। 103, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? बताइए। 103 का क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इन्होंने ही द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा था, इनके द्वारा ही रचित थी, और वो नाम है हमारा राम मनोहर लोहिया। इनके नाम पे पार्क भी हैं, आप जानते हैं। 104 देखिए, काफी लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा है? आपको पता है ना कि भारत की जब स्वतंत्रता थी तो उसमें मुस्लिम लीग की क्या मांग थी। बाद में वो आगे चलकर जो है बंटवारा भी हो गया। तो अगर आपको पूरी स्टोरी पता होगी तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्या लिखा है, किसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। एकदम सही है, क्योंकि इनकी मांग थी पाकिस्तान, जो कि जब ये नहीं माने तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बी था कि इसमें वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकता था। ये भी बात सही है। मुस्लिम लीग की मांग तो आप जानते ही हैं, अलग सा वो पाकिस्तान की जो मांग थी। उसके बाद से इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। ये भी बात सही है। तीनों की तीनों बातें मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण से सही हैं, तो हम जाएंगे डी के साथ, जहां पर एक से अधिक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कहानी मुस्लिम लीग के बारे में भारत की स्वतंत्रता के प्रति। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। अब हम जाते हैं, ये हमारा 104 था ना, हाँ 105।
निम्न में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, उसके बारे में इसमें से कौन क्या चीजें सही हैं? सबसे पहले वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, सही है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का बैलेंस का निर्माण करते हैं, सही है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। और ये है हमारा भारत में मूल अधिकार के बारे में स्टेटमेंट, जो कि तीनों की तीनों बातें सही हैं। और जब तीनों ही ऑप्शन आपको सही लगे एग्जाम में, तो आप डी के साथ जाना है, याद रखिएगा, आपको डी के साथ जाना है अगर तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं तो। ठीक है, 106 देखिए, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत इसमें से कौन सा कथन सही है? देखो क्या होता है ना कि जब भी इस आप एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देखो, या मतलब मैं ये आपको एक तरीके से ट्रिक भी बता रही हूँ कि किस केस में आपको डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ये वाला डी ऑप्शन, एक से अधिक। आप मुझे बताओ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है। अब तीनों के द्वारा तो हो नहीं सकता है कि नहीं, तो हम डी वाला ऑप्शन कभी जाएंगे नहीं, कोई ना कोई तो लिखा रहेगा, इसलिए हम ई के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शंस में कोई एक ही ऑप्शन सही होते हैं। बट जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, ये देखो ये 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, तो हमेशा पॉसिबिलिटीज होगी एक से अधिक ऑप्शन सही होने की। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा सही है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी एक से अधिक ऑप्शन सही होने की, वहाँ पर आपको डी के साथ जाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी आएगा, एक ऑप्शन करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों सही है इसलिए। और अभी थोड़े लेंदी क्वेश्चन आने लगे हैं लास्ट में, स्टेटमेंट वाले, आप देख सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए, बट जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कहीं कहीं पे जो है हो सकता है अपवाद। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, ये अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, सही है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, गलत है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा संघवाद के संदर्भ में कि एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 107 हो गया। 108 देखिए, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्यों? बताइए। क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे जो उच्च न्यायालय के साथ न्यायालय पाया जाता है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं ना, कि कोई जुड़ी हुई है, सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात भी सही है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं, सही है। सब ऑप्शन सही है, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा। उसके बाद से 109, भारत में दबाव समूह निम्न में से किससे पीड़ित है? बताइए। संस्कृतिवाद से पीड़ित है, मतलब दबाव आपको प्रेशराइज फीलिंग जो होती है, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से भी होती है, और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से भी होती है। तीनों से ही होती है दबाव समूह। ठीक है, किससे पीड़ित है? तो इन तीनों से हो जाएगा। तो आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 110, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानून का अधिकार, सामाजिक या मूल अधिकार? चुप रहने की स्वतंत्रता ये आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप इसकी इंग्लिश भी चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, विच टाइप ऑफ राइट इज द फ्रीडम ऑफ साइलेंस इन इंडिया, और वो है हमारा फंडामेंटल राइट। कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए फ्रीडम ऑफ साइलेंस, तो समझ जाना कि ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 110 हो गया। अब 111 पे स्टेटमेंट और साथ में मिलान वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 2 सूची दी गई है और उसको आपको सही उत्तर से मिलान करना है। फिर आपको नीचे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। कार्य की न्याय संगत, आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है। कार्य की न्याय संगत, मनोचित दशाएं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, और जिसको भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड याद होगा तो आप इसी से एलिमिनेट कर लेंगे। अनुच्छेद है 44 इसका। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो सी का आपको 4 पता चल गया है, तो जहां जहां पे सी का 4 ना हो उसको एलिमिनेट करो। ठीक है,
बट ये बड़े चालाक होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में बना के देंगे, यही खत्म होगा, बस 2 ऑप्शन बाकी है, तो अब पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाएगी सही होने की। ये 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो चलो सी का 4 तो हो गया ना, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पर मैच करते हैं सी का 4। चलो अब ए का एक बार कोशिश करते हैं। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। उसके बाद से कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये आपका अनुच्छेद 43 में है, प्लीज नोट करें। समान सिविल संहिता तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 44 में है। जो बच गया राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 49 है। तो सारे आंसर आपको ए में मिलेंगे, तो इस तरीके से आंसर ए सही हो जाएगा। बट मैं बोलूंगी कि ये सारे अनुच्छेद एक बार आप याद कर लेना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कूट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका 112, निम्न में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, जी हाँ। जनपद की प्रारूपी योजना भी तैयार करना, ये भी था। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी था। तो एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो इस तरीके के भी ऑप्शंस में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। और रिस्क तो लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? अब ये यहां से 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 113 का आपका हो जाएगा, जिसने दूरदर्शन देखा होगा उसको अच्छे से याद होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, ये इनका ध्येय वाक्य है। तो 113 का आपका बी। 114 देखिए, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? बताइए। तो वो है गोवा में, ठीक है। कोई सोच नहीं सकता था कि वहां पे होगा, बट गोवा में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। तो 114 का सी। 115 देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए? बताइए। तो ये है एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक तरीके से बेसिकली आपका यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, और आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा, मतलब इस लेवल तक बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। खुदाई खिदमतकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और आपको याद होना चाहिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन याद ही होना चाहिए, कई बार पूछा हुआ है। खुदाई खिदमतकार, जब भी नाम आए तो गफ्फार खान का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बी। 117 देखिए, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? अब इसमें डी तो होगा नहीं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2021, 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी, 15 नवंबर 2021, ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन तीनों में से बताओ। तो आपको भी पता है कि राजस्थान, बाजरे की रोटी सबसे ज्यादा वहीं पे उत्पादन होता है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। टोटल 120 क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो टाइम तो लगेगा ही, पूरे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय। 119 का क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो है अवसादी सेल। ये अवसादी सेल, इसमें क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। ए। 120, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है हिम नदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में। और जिसने भी सीटेड पेपर 2 की क्लासेस ली होगी उनको अच्छे से पता है कि ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ाई थी, कि जो नदी घाटियाँ होती हैं वहाँ पर चाप झील बन जाती हैं। फोटो के माध्यम से मैंने दिखाया था। ऑप्शन नंबर बी 120 का, ठीक है। 121, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रटना, 22 मार्च। इसको रट लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। एक सिंग युक्त गैंडा कहाँ पे अच्छा, एक सिंग युक्त गैंडा का गृह राज्य क्या है? गुजरात, केरल, असम। ये भी आपको रटा होना चाहिए, असम। एक सिंह गैंडा का गृह राज्य है असम। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में भी पूछा हुआ है।
बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, और मैंने इसको एक ट्रिक से आपको याद कराया था कि आपको इसको नाम से भी, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा ना अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तो कई बार लोग सोचेंगे कि अच्छा बॉक्साइट ब है तो चलो ब्राज़ील कर देते हैं, बट नहीं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूछ रहा है ना, प्रोड्यूस कहाँ से होता है बॉक्साइट, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 123 का सी। चलिए, सुनहरा रेसा से क्या अभिप्राय है? पटसन, काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि जो सुनहरा रेसा है इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं पटसन। 125 देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं, वो कौन से कारक हैं आप मुझे बताओ? जन्म मृत्यु विवाह, जन्म मृत्यु प्रवास, जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा। तो इसका राइट आंसर आपको भी पता है, 125 का ऑप्शन नंबर बी, जन्म होगा, बॉर्न होंगे, डेथ होगा एंड प्रवास। यही है जनसंख्या में परिवर्तन का 3 मुख्य कारक। एक बार इसको इंग्लिश में देख लो ताकि आसानी होगी आपको समझने में। मेन फैक्टर आपसे पूछ रहा है जो चेंज करता है पॉपुलेशन में, तो वो होता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। मैरिज नहीं होता है, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 125 हो गया ना बी। अब 126 में चलते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, लिखा हुआ है पारिस्थितिकी अशांति, तबाही या फिर क्षरण। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। आप मुझे बताओ, जब भी मानव ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो पर्यावरण में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर तीनों में से कोई नहीं है, आप मुझे इसका राइट आंसर बताना। काफी आसान है, यहाँ पर वो ऑप्शन लिखा नहीं है, तो हम जाएंगे ई के साथ। 127 देखते हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है किससे? किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से, या फिर एक से अधिक? 127, तो वो है कोयला खनिक से। जो काला फेफड़े का जो रोग होता है वो किससे संबंधित है? कोयला खनिकों से है। ठीक है, सो 127 का बी हो जाएगा। 128 देखिए, तेल स्लिक क्या है? उबला हुआ तेल है, ठंडा तेल है, या फिर समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म? तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि जो तेल स्लिक होता है ना वो क्या होता है, तो ये समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म होती है। तो 128 का सी। 129 देखिए, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? लाल पांडा है, विशालकाय पांडा है, टाइगर? बताओ। तो कंफ्यूज मत होना, लाल पांडा मत लगा के चले आना। इसका है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो पशु चिन्ह है उसे बोलते हैं विशालकाय पांडा। ठीक है, 129 का बी। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का कथनांक कितना होता है? जो अशुद्ध पानी होता है ना उसका कथनांक कितना होता है बताइए। तो आपको समान रहता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो जो प्योर वाटर है ना उसके कंपेयर में जो इम्प्योर वाटर है उसका कथनांक आपसे पूछ रहा है, वो बढ़ जाता है। तो 130 का आपका बी होगा। ठीक है, 131 देखिए, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है इन तीनों में से कहीं पर भी नहीं, तो हम जाएंगे ई के साथ। तो कहां पर अधिक स्पष्ट होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, एक से अधिक, कोई नहीं? तो साबुन और डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं, इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना। तो 132 का हो जाएगा, तीनों के हैं, कार्बनिक प्रदूषण स्रोत हैं जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट एंड सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो एक से अधिक। 133 देखिए, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? पारा, कैडमियम, सीसा? बताइए। तो जो ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट होता है ना उसका जो सबसे खतरनाक जो धातु प्रदूषक है उसका नाम है सीसा, लेड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी।
एंड लास्ट क्वेश्चन है, हमने काफ़ी फास्ट तरीके से किया और क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब आप जैसे माउंटेन वगैरह पे चले जाओ तो वहाँ पे सब्जियों को पकाने में ज़्यादा समय लगता है। इसका रीज़न आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, या फिर ऊंचाई पर बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, और यही रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हवा के ऑक्सीजन की वजह से, नहीं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे उबलते हुए पानी का तापक्रम भी घट जाता है, तो काफ़ी समय लगेगा पानी में सब्जियों को पकने में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जितने क्वेश्चंस TRE 1 TRE 2 में पूछा था, इसीलिए क्लास लंबी हुई, बट मैंने फास्ट तरीके से किया ताकि आपका समय बचे। बाकी कंटेंट आपको डेली 5 बजे मिलेगा, तो चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।